Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 2 from your poetry section, English Literature Flamingo, NCERT, class 12th. The name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. I repeat the name, An Elementary School Classroom in a Slum. मतलब एक झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की पाठशाला का क्लासरूम की कक्षा। तो ये स्टीफन स्पेंडर ने कविता लिखी है। इस कविता में पोएट जो है स्टीफन स्पेंडर, इन्होंने बताया है कि एक स्लम माने झुग्गी बस्ती, गरीबों की एकदम झुग्गी झोंपड़ियों वाली बस्ती, वहां पर एक छोटे से क्लासरूम में एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल की पाठशाला चलते हुए। इस पोयम में कवि ने, स्टीफन स्पेंडर ने, उस स्लम में रहने वाले, झुग्गी बस्ती में रहने वाले बहुत ही दरिद्र, बेहद गरीब, निर्धन बच्चों के बारे में, उनके दयनीय जीवन और उनकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक दुर्दशा के बारे में पूरा वर्णन दिया है कि किस प्रकार उस झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे बेहद गरीब हैं। गरीबी के कारण उन्हें ढंग का भोजन ना मिल पाने के कारण वो बहुत ही दुर्बल, दुबले पतले, कमजोर, रोगग्रस्त, बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी पूरी दुनिया जो है वो उसी झुग्गी झोंपड़ियों वाली बस्ती में ही सिमट कर रह गई है और शिक्षा और ज्ञान के वो प्रकाश से बहुत दूर हैं वो बच्चे। तो उनकी स्थिति का वर्णन ये पोयम करती है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सो स्टूडेंट्स, देयर विल बी थॉरो ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। But before starting the poem, I would like to tell you something about the poet. Stephen Spender, 1909 to 1995, was an English poet and an essayist. Stephen Spender सन 1909 में पैदा हुए, 1995 में इनकी डेथ हुई। ये एक इंग्लैंड देश के मूल निवासी थे, ये कवि थे और एसेइस्ट, निबंधकार थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। इन्होंने ऑक्सफोर्ड से यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया बिना कॉलेज की डिग्री पूरी किए और सन 1930 में बर्लिन चले गए। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफाइस्ट। स्पेंडर ने पॉलिटिक्स में जो है एक प्रबल रुचि ली और अपने आप को एक सोशलिस्ट, समाजवादी और एक पैसिफाइस्ट यानी शांति प्रिय नेता, शांति दल का नेता, ऐसा अपने आप को घोषित किया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, the creative element, the struggle of the modern and the autobiography, world within world। तो इनकी लिखी गई बुक्स में शामिल हैं कौन सी? पोएम्स ऑफ डेडिकेशन एक है, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन एलिमेंट एंड एन ऑटोबायोग्राफी, और एक ऑटोबायोग्राफी यानी स्वजीवनी, ये शामिल है इनकी पुस्तकों में, लिखी गई पुस्तकों में। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड और संसार के भीतर संसार, ये भी। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। तो ये जो कविता है इनकी कि झुग्गी बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय की पाठशाला
इसमें इन्होंने जो है ध्यान केंद्रित किया है सामाजिक अन्याय और जो है असमानता, इसकी विषयों पर ध्यान केंद्रित इन्होंने किया है। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? आगे हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी किसी झुग्गी बस्ती में किसी प्राथमिक पाठशाला को कभी देखा है, कभी वहां आप गए हैं? वॉट डज इट लुक लाइक? वो कैसी दिखती है? ये हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। नाउ द पोएम स्टार्ट्स एंड देयर विल बी लाइन बाय लाइन थॉरो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। लेखक कहता है कि इन गरीब बच्चों के, ये झुग्गी बस्ती में रहने वाले इन निर्धन गरीब बच्चों के जो चेहरे हैं वो जोश, उत्साह या उमंग से बहुत बहुत दूर हैं। मतलब उनके चेहरे जो हैं बिल्कुल नीरस या शिथिल हैं। उनके चेहरों पर उत्साह या उमंग की कोई छवि दिखाई नहीं देती। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। और वो बच्चे, कभी तुलना करता है ऐसी उन बच्चों की तुलना ऐसी चीज से करता है जैसे उखाड़ी हुई घास। कभी कहता है जिस प्रकार उखाड़ी हुई घास, जिसको लोग जो खेतों में या गार्डन में, बगीचे में जो आलतू फालतू की घास उगाती है, जिसे लोग उखाड़ कर फेंक देते हैं, मतलब जिसका कोई महत्व नहीं होता। तो बिल्कुल ये बच्चे मानो उस तरह के हैं कि जिनका कोई महत्व नहीं है या जिन पर ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं। ये मानो उस अनचाही घास की तरह हैं जो किसी खेत में या बगीचे में उग आती है और अनचाही घास को लोग ध्यान नहीं देते, उखाड़ कर फेंक देते हैं। वैसे ही ये बच्चे मानो अनचाहे हों, जिन पर किसी का ध्यान नहीं है या जिनका कोई महत्व नहीं है। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। और उनके फीके धुंधले पड़े चेहरों पर उनके उलझी सुलझी बालों की लटें बिखरती हैं। मतलब उनके सलीके से, करीने के साथ उनके बाल वगैरह भी नहीं बनाए जाते हैं। वैसे ही बिखरे हुए से, उलझे सुलझे बिखरे हुए से बाल उनके चेहरों पर लटकते रहते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे बिखरे हुए बाल। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। लेखक एक लंबी लड़की के बारे में बताता है कि जो हाइट में लंबी है और उसका चेहरा, उसका सिर जो है जैसे मानो कि गरीबी और शर्म के भार के कारण जैसे मानो झुक गया है। जब बहुत ज्यादा निर्धन या गरीब बच्चे होते हैं तो बेचारे शर्माए हुए, सकुचाए हुए, हिचकिचाते हुए रहते हैं और लोगों के सामने सिर भी नहीं उठाते। नीचे अपनी दरिद्रता और अपनी कमजोरी के कारण सिर भी शर्म से नीचे लटकाए रहते हैं। तो उस लंबी लड़की का सिर भी जैसे मानो कि नीचे को लटका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आईज। आगे लेखक कहता है कि कागज जैसा दिखने वाला एक लड़का जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं। अब इससे लेखक का क्या आशय है? कागज जैसा दिखने वाला बच्चा का मतलब है कि पेपर कैसा होता है, पतला सा, जैसे ये है, बिल्कुल पतला सा कागज है। तो वो बच्चा भी दुबला पतला है। उसकी तुलना कागज से क्यों कर रहा है लेखक? क्योंकि कुपोषण का शिकार गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, जिन्हें ढंग से खाना भी नहीं मिलता, तो बहुत दुबले पतले और एकदम कमजोर से, तो एकदम दुबला पतला कमजोर सा बच्चा जिसे लेखक कह रहा है कि कागज की तरह है। और चूहे जैसी आंखें, मतलब चूहे की आंखें गोल गोल उभरी हुई, बाहर को निकली हुई होती हैं। तो ये बच्चा भी इतना दुबला पतला और इसका चेहरा भूख और कुपोषण से इतना पिचका हुआ है कि इसके चेहरे पर बस इसकी बाहर को उभरी हुई बड़ी बड़ी आंखें सी दिखाई देती हैं, जैसे कि मानो उसके मन में सब कुछ पा लेने का लालच हो। तो उस तरह उस दुबले पतले कमजोर बच्चे की लेखक कागज और चूहे की आंखों जैसी चीजों से तुलना करता है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिसीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। आगे लेखक कहता है कि एक बच्चा क्लासरूम में अपनी डेस्क पर बैठा हुआ, वो भी ऐसा कमजोर दुबला पतला, और उस बच्चे को गांठ वाला रोग है। गांठ वाला रोग मतलब
जिसमें शरीर में जगह जगह गांठ सी निकल आती हैं और हड्डियां उसकी टेढ़ी मेढ़ी सी, ट्विस्टेड, मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी, हाथ पैरों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी सी और गांठदार उसका शरीर। उसको अपने पिता से ये बीमारी विरासत में मिली है, क्योंकि उसका पिता भी इसी बीमारी से पीड़ित था। तो इस बच्चे को वो बीमारी जो है, गांठ वाला जो रोग है, ये उस बच्चे को विरासत में मिला है। लेखक कैसे बताता है कि ये बीमारी उस बच्चे को विरासत में मिली हुई है और वो बच्चा अपनी डेस्क पर, क्लासरूम में अपनी डेस्क पर बैठा अपना पाठ दोहरा रहा होता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपना पाठ नहीं दोहरा रहा, बल्कि मानो कि अपने पिता से विरासत में मिली हुई बीमारी को दोहरा रहा हो। आगे लेखक कहता है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और क्लासरूम में पीछे की तरफ हल्की रोशनी में एक छोटा और प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है, जो कि क्लासरूम में ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहां पे अंधेरा सा है, तो वो दिखाई कम पड़ता है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस, और वो बच्चा जो है वो जीवन को जीना चाहता है, जीवन का आनंद उठाना चाहता है, और उसको यहाँ क्लासरूम में बैठकर यहाँ पढ़ने के बजाय उसकी आंखें, उस बच्चे की आंखें सपनों से भरी हुई हैं, और वो यहाँ क्लासरूम में बैठकर पढ़ने के बजाय पेड़ पर बने किसी गिलहरी के घर, पेड़ पर बनी हुई किसी कोटर या छोटी सी गुफा में गिलहरी के घर को और उस घर के आसपास खेलती हुई, उचकती फुदकती हुई गिलहरी को देखना ज्यादा पसंद करता है। वो उस बच्चे की आंखें सपनों से भरी हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, लेखक कहता है कि क्लासरूम की खट्टी अप्रिय या बासी दीवारें, खट्टी अप्रिय या बासी दीवारों से आशय है कि उन दीवारों का जो है कलर ऑफ वाइट सा, मुरझाया हुआ सा, पीलापन सा लिया हुआ पड़ चुका है, जिन पे कई वर्षों से सफेदी नहीं हुई है, पेंट नहीं हुआ है। उन दीवारों पर लोगों के द्वारा दान में दिए गए कुछ तस्वीरें, चित्र आदि कोई वस्तुएं लटकी हुई हैं। शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली। आगे कहता है कि वो दीवार पर जो दान में दी हुई चीजें लटकी हैं, उनमें एक जगह शेक्सपियर का चित्र लटका हुआ है, और जो कि आगे से पूरा गंजा सा है, पीछे पीछे से बाल होते हैं, आगे से गंजा सा है। तो ऐसा लगता है जैसे मानो दूर कहीं शहर की ऊंची ऊंची इमारतों, डोम्स का मतलब है गुंबद, शहर की ऊंची ऊंची इमारतें और उनके ऊपर के गुंबदों से बहुत दूर कहीं जैसे कोई उगता हुआ सूरज, जो कि सभी शहरों से पीछे दिखाई देता है, उगता हुआ सूरज। और जब उगता हुआ सूरज निकल के आता है तो उसकी किरणें नहीं होती, सिर्फ वो अर्ध गोलाई में दिखता है। जब सूरज ऊपर को उठता है तो उसकी आधी गोलाई, हाफ हेमिस्फीयर जो है, उसका हेमिस्फीयर नजर आता है, अर्ध गोलाई नजर आती है। तो अर्ध गोलाई जैसा प्रतीत होता है शेक्सपियर का वो चेहरा, जैसे मानो कि शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से दूर पीछे सूरज उग रहा हो और उसकी आधी गोलाई निकल रही हो, तो शेक्सपियर का गंजा चेहरा ऐसे दिखाई देता है। और बादल रहित आसमान की तरह एक दृश्य एक सीनरी पर होता है, और उस सीनरी में टायरोलीज वैली, टायरोलीज की वादी फूलों से भरी हुई, उसका भी दृश्य दीवार पर लगी हुई एक सीनरी में होता है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और दीवार पर संसार का चित्र, मानचित्र, नक्शा लगा हुआ है जो संसार को उसका ही संसार दिखाता है। एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, और लेखक कहता है लेकिन इन निर्धन और कुपोषित गरीब बच्चों की दुनिया, ये दीवार पर लगा जो नक्शा है वो इन कुपोषित गरीब निर्धन बच्चों की दुनिया नहीं है। इनकी तो दुनिया ये क्लासरूम और इनकी झुग्गी बस्तियों की ये छोटी छोटी सी खिड़कियां, ये ही इनकी दुनिया है, इन बच्चों की। आगे लेखक कहता है वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग, और ये क्लासरूम की छोटी छोटी सी खिड़कियां ही इन बच्चों की दुनिया है, जहां इनका पूरा
भविष्य जो है अनिश्चितता और निराशा के अंधकार से पेंट किया हुआ है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। आगे लेखक कहता है कि इन बच्चों की झुग्गी बस्तियों में इनकी जो गलियां हैं बड़ी ही सकरी तंग गलियां हैं, जिनसे केवल हल्का सा धुंधलाता हुआ सा आसमान दिखाई देता है, और इनकी गलियां जो हैं नदियों, जमीनी इलाकों और शब्दों के सितारों से बहुत दूर हैं। इसका मतलब है कि ये बच्चे जो हैं ज्ञान और शिक्षा के उज्जवल प्रकाश से बहुत बहुत दूर हैं। ज्ञान और शिक्षा का उज्जवल प्रकाश इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं अपनी गरीबी और निर्धनता के कारण। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। लेखक कहता है कि निश्चित रूप से शेक्सपियर का चित्र जो लटका है वो इन लोगों की नजर में दुष्ट प्राणी होगा। शेक्सपियर को हम आप लोग लिटरेचर पढ़ने वाले जरूर सभ्य और एक बड़ा ही साहित्यकार मान सकते हैं, लेकिन ये निर्धन बच्चे जिनकी दुनिया इनकी गरीब बस्तियां, छोटी छोटी सकरी सी गलियां और इनकी छोटे छोटे कोठरों जैसी इनकी झोपड़ियां हैं, ये बच्चे जो हैं ये इतने वंचित हैं, इतने कुपोषित हैं, भूख और गरीबी से इतने मारे हैं कि वंचितता के कारण, इनको कुछ ना मिल पाने के कारण ये दूसरों से सभी से नफरत करते हैं। शेक्सपियर की तस्वीर इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, और ये जो नक्शा है, दुनिया का नक्शा जो दीवार पर लगा है, ये भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और ये नक्शों में, चित्रों में दिखाए गए बड़े बड़े जहाज, उगते हुए सूरज या प्यार की कुछ भावनाएं, ये इन्हें चोरी करने के लिए उकसाती हैं, ललचाती हैं, क्योंकि दुनिया की कुछ अच्छी चीजें पाने के लिए और दूसरे लोगों के पास जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उन्हें देखकर ये भी लालायित होते हैं, ललचा जाते हैं और चोरी करने के लिए ललचाते हैं। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। और जीवन जो है धूर्तता पूर्वक या मक्कारी पूर्वक जीवन जो है इनकी छोटी छोटी तंग झोंपड़ियों, इनकी छोटी छोटी झोंपड़ियों की लेखक ने तुलना छोटे छोटे बिलों जैसे छेदों से करी है, कि जैसे छोटे छोटे से कोई चूहों या नेवलों के बिल होते हैं, उस तरह की इनकी छोटी छोटी सी झोंपड़ियां, और उनमें इनकी दुनिया जो है एक कोहरे से लेके अंतहीन रात तक में तब्दील हो जाती है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वीक स्किन्स peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones। आगे लेखक कहता है on their slag heap। स्लैग का मतलब जो है यहाँ पर लावा या ज्वालामुखी से नहीं, स्लैग का मतलब यहाँ पर कमजोर से है, और हीप का आशय वैसे ढेर होता है, लेकिन यहाँ पे आशय है कि उनका खुद का शरीर। तो अपने कमजोर से शरीर पर, अपने कमजोर और दुर्बल शरीर पर इन बच्चों की जो स्किन्स हैं, चमड़ी है, वो ऐसी है, ये बच्चे इतने कमजोर और इतने दुर्बल हैं कि इनकी स्किन से बाहर इनकी हड्डियां झांकती हैं। तो आपने कभी कोई कुपोषण का शिकार कोई बच्चे देखे होंगे, दुर्बल और कमजोर से बच्चे, तो उनकी बाहर हड्डियां तक बाहर नजर आती हैं। जो सेहतमंद हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लोग होते हैं तो उनकी तो इतनी हड्डियां नहीं दिखाई देती, लेकिन दुबले पतले और कमजोर लोगों की हड्डियां जो हैं वो उनकी स्किन से बाहर तक दिखाई देती हैं। तो लेखक कहता है कि ये बच्चों की इतने दुबले पतले हैं कि इनकी हड्डियां इनके त्वचा से बाहर तक झांक कर दिखाई देती हैं, और ये स्टील की रिम वाले चश्मे पहने हैं, जिनके चश्मे पहनते हैं कि जिनकी लेंस वगैरह जगह जगह से ऐसे चटक रहे हैं जैसे मानो कि किसी पत्थर पर कोई टूटी हुई बोतल के कांच के टुकड़े पड़े हों। अगर आप कभी कोई कांच की बोतल कहीं किसी पत्थर पर टूटी देखें तो उसके छोटे छोटे कांच के टुकड़े यहाँ वहां बिखरे होंगे। तो ऐसे उनके चश्मों के लेंस भी जगह जगह से चटक रहे होते हैं। आगे लेखक कहता है ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। लेखक कहता है कि उनका पूरा
जो समय है वो धूमिल सी झुग्गी बस्तियों में ही बीत जाता है। सो बोल्ट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। और इनकी धूमिल झुग्गी बस्तियां जैसे मानो कि इनके नक्शे को किसी अंत या भाग्य में लिखे हुए विनाश में के बाहु पाश में मानो कसकर जकड़ लेती हो। आगे लेखक कहता है लास्ट स्टेंजा में, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history theirs whose language is the sun. आगे लेखक कहता है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, लेखक आगे कहता है कि अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को, राज्यपाल, निरीक्षक और आगंतुकों को इन बच्चों की दयनीय स्थिति, इनकी दुर्दशा पर ध्यान देना चाहिए। इनकी दुर्दशा के बारे में उनकी दुर्दशा को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए, इनकी हालत पे गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि क्या हो सकता है कि दीवार पर टंगा हुआ ये जो दुनिया का नक्शा है, ये नक्शा जो है वास्तव में इन बच्चों की दुनिया बन सकता है। अभी तो लेखक कहता है कि इनकी तो पूरी दुनिया ही इनकी धूमिल, तंग, सकरी झुग्गी बस्तियां हैं, लेकिन लेखक चाहता है कि यदि सरकार इन पर ध्यान दे, राज्यपाल, निरीक्षक, यहाँ आने वाले आगंतुक लोग इनकी स्थिति पर ध्यान दें और उसको सुधारने के लिए कुछ कदम उठाएं, तो ये नक्शा वास्तव में उनकी दुनिया बन सकता है। और इनकी दुनिया की ये खिड़कियां जो कि इनके जीवन को मानो किसी तहखाने या तलघर में बंद कर देती हैं, ये खिड़कियां जो इनके जीवन को किसी तहखाने या तलघर में बंद कर देती हैं, ये खिड़कियां, ये नक्शा जो है वास्तव में, जो नक्शे में जो दुनिया है दिखाई हुई है, ये इनकी भी दुनिया वास्तव में बन जाए। तो इनकी इन तंग खिड़कियों को तोड़ा जाए और इन्हें बाहर निकलने की अनुमति दी जाए, इन्हें बाहर लाया जाए। बाहर लाया जाए मतलब कहां से बाहर? इनकी ये जो मलिन धूमिल सी जो जिंदगी है झुग्गी बस्ती में, उससे उन्हें बाहर निकाला जाए। उस झुग्गी बस्ती की जो सीमित उनकी दुनिया है, गरीबी और निर्धनता और भुखमरी से भरी, उससे उन्हें बाहर निकाला जाए और उनको हरे भरे मैदानों में लाया जाए। सुनहरी गर्म रेतीले तटों पर, समुद्री तटों पर उन्हें लाया जाए। खुले नीले गगन, नीले आसमान में उन्हें आने दिया जाए। इससे लेखक का आशय है कि उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं दी जाएं, पढ़ाई से संबंधित और अच्छा भोजन आदि, उन्हें इस सब प्रकार की सुविधाएं दी जाएं। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और लेखक कहता है कि और उनकी टंग्स, जीभ जो है, सफेद और हरी पत्तियों से गुजरे। सफेद और हरी पत्तियों से लेखक का क्या आशय है? सफेद पत्तियों का आशय लेखक इनसे मानता है पुस्तक से, कागज से, किताबों। सफेद पत्तियां लेखक जो है किताबों के पन्नों को कहता है और हरी पत्तियां लेखक प्रकृति को कहता है। तो लेखक कहता है कि इन्हें अच्छी तरह से इन्हें पढ़ाया जाए, तो ये जो सफेद पत्तियां यानी किताबें वो, और इन्हें प्रकृति में इन्हें बाहर निकाला जाए, घुमाया फिराया जाए। शहरों, खुले आसमान, जंगल, वादियां और समुद्र की सुनहरी रेतीले तटों पर इन्हें घुमाया जाए। तो प्रकृति को जानने की जिज्ञासा इन्हें ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा की ओर ले जाएगी। और ये सफेद और हरी पत्तियां, यानी सफेद पत्तियां मतलब पुस्तकें और हरी पत्तियां माने ये प्रकृति, ये इन्हें बहुत कुछ सिखाएंगी, शिक्षित करेंगी और शिक्षा प्राप्त करके ये अपनी बदहाली, अपनी दुर्दशा को शायद दूर कर सकते हैं। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन।
और अंत में लेखक कहता है कि जो लोग इतिहास रचते हैं वे लोग ही सूर्य की तरह चमकते हैं. सो दिस इज अवर पोयम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, written by Stephen Spender. So students, I would like to request you again to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.